तो नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि इल्तुतमिश की बामियान जाते समय 1236 एडी में मृत्यु हो जाती है। जो बामियान है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। और जब जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसके जो बेटी है, जब उसने वसीयत लिखी तो उसने वसीयत में अपनी वो इच्छा जाहिर की कि उसकी जो बेटी है उसके बाद उसकी बेटी गद्दी पर बैठे। उसकी बेटी का नाम रजिया था और उसके जो 4 बेटे थे, उनके जो बेटे थे वो अयोग्य शासक थे। तो इसीलिए इल्तुतमिश चाहता था कि जो मेरी बेटी है रजिया वो सल्तनत में वो करे, राज करे। किंतु जो तुर्क अमीर थे वो नाराज हो गए और उन्होंने रजिया के बजाय उसके जो भाई था उसका जो भाई था रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 एडी में गद्दी दे दी। और जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो अयोग्य शासक था, इसीलिए उसी के समय जो उसकी माँ थी शाह तुर्कान, उसका प्रशासन में हस्तक्षेप हो गया। और वह मतलब कि बहुत नरसंहार करने लगी और बहुत लूटपाट मचाने लगी। दिल्ली में असंतोष फैल गया और तुर्की जो अमीर थे वो भी बहुत नाराज हो गए। अब शाह तुर्कान का शासन में हस्तक्षेप था। रुकनुद्दीन फिरोज जो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब इल्तुतमिश ने एक प्रथा चालू की थी कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आप लाल कपड़े पहनकर हमारे पास आ सकते हैं। तो रजिया सुल्तान जो थी वो लाल कपड़े पहनकर नगर में गई। कहाँ गई? नगर में गई और सब जनता से, लोगों से बोलने लगी कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मेरे पिताजी ने मेरी वसीयत पर या फिर मेरे पिताजी ने अपनी वसीयत पर मुझे दिल्ली का सुल्तान समझा था, लेकिन मेरे भाई ने रुकनुद्दीन फिरोज ने गद्दी पर अधिकार कर लिया और मुझे उसका शासन नहीं दिया। और इस प्रकार रजिया सुल्तान आम जनता और तुर्क अमीरों की सपोर्ट से दिल्ली की सुल्तान बनी। और जो तुर्क अमीर थे उन्होंने हमला बोल दिया दिल्ली पर और शाह तुर्कान को मार डाला और रजिया सुल्तान को कहाँ बना दिया? दिल्ली का शासक बना दिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। जब रजिया सुल्तान शासक बन गई तो उसने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या काम किए तो हम उसको जानते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद 1236 के बाद रजिया सुल्तान शासन बनती है। तो पहले रुकनुद्दीन फिरोज था, अब बनता है कौन? रजिया सुल्तान, जिसे हम रजिया सुल्ताना भी कह सकते हैं। ये 1236 एडी से लेकर 1240 एडी तक शासन की। यह अगर इसकी बात करें तो यह तुर्क अमीरों और आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी। तो यह तुर्क अमीरों और आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी। अब आप बात कर लेते हैं तुर्क अमीर कौन थे। इनके पास बहुत पैसा नहीं था, इसलिए ये अमीर नहीं कहलाते थे। अमीर इनको इसलिए कहते थे क्योंकि यह जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर उच्च पद पर थे, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, सेनापति हो गया, मतलब जितने भी बड़े राजा के अलावा, सुल्तान के अलावा जितने भी बड़े बड़े पद थे उन पर व्यक्ति जो बैठा था उन्हीं को तुर्क अमीर कहते थे। क्या कहते थे? तुर्क अमीर कहते थे। और ये तुर्क अमीर और आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी। कहां पर बैठी? गद्दी पर बैठी। अब यह रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और यह तो शासिका बन गई, किंतु जब ये दरबार पर जाती थी तो जो दरबारी थे, जो तुर्क अमीर थे, उसकी कदर नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि मैं स्त्री, मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकती, मैं स्त्री का आज्ञा नहीं मानूंगा। इसीलिए जब वो कहाँ पास दरबार पे जाती थी तो उसके सम्मान के लिए ना कोई तुर्क अमीर खड़े होते थे और ना ही उसे नमस्कार करते थे, मतलब उसका कुछ इज्जत ही नहीं करते थे। अब रजिया तो नाराज, अब एक तो सुल्तान है और उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। तो अब बताओ, अगर वो सुल्तान है और उसकी इज्जत ना करे कोई तो वो चुप बैठेगी। इसीलिए उसने, देखिए जब मुस्लिम प्रथा थी कि वो बुर्का पहन के रहती थी स्त्री, तो रजिया सुल्तान ने क्या कहा कि अपने एक दास से बुलाया और बोला कि मुझे अपने पिता का, इल्तुतमिश का क्या चाहिए? कुर्ता चाहिए, मतलब वो चोगा चाहिए। इसीलिए उसने खुले मुंह चोगा और कोट पहनकर दरबार पर उपस्थित हुई। टोपी, चोगा और खुले मुंह उपस्थित हुई। और जैसे ही वो शासक बैठी पूरा सुल्तान के लिबास में,
तो जो तुर्की अमीर देखकर चौंक गए। तो आप लिख सकते हैं कि रजिया सुल्तान जो थी वो खुले मुंह, तो यह खुले मुंह और चोगा पहनकर दरबार में आई, इसलिए तुर्की अमीर नाराज हो गए। मतलब तुर्की जो अमीर थे वो सोच रहे थे कि ये स्त्री होकर हम पर राज करेगी तो कैसा लगेगा, इसीलिए तुर्की अमीर से थोड़ा जलते थे। अब ये पहले इसलिए इन्होंने बना दिया था तुर्की अमीर, और आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी। अब इन्होंने इसलिए इसे गद्दी पर बैठा दिया था कि अब यह स्त्री है तो ज्यादा कारभार संभालेगी नहीं, इसलिए जो वास्तविक शक्ति होगी वो तुर्क अमीरों के पास होगी। तुर्क अमीरों ने ऐसा सोचा, किंतु जो रजिया सुल्तान थी वो सफल और योग्य शासिका थी और योग्य सेनापति भी थी, इसलिए उसने ये सब किया। अब जो तुर्क अमीर तो ये हो गया, ठीक। अब हम इससे केवल इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि यह भारत की ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ रजिया सुल्तान के बारे में, और ये तीसरा पॉइंट हो रहा है कि यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अब भारत चूंकि दिल्ली पर आधिपत्य था, इसीलिए अगर दिल्ली पर जो अधिकार कर रहा है, जो शासन कर रहा हो, तो मान लो पूरे भारत पर शासन कर रहा है, इसलिए यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। किंतु यह केवल भारत की थी, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग महिलाएं शासन कर रही थी, किंतु यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस बार यूपीपीएससी, रेलवे, बैंक या फिर जेल बैरी पुलिस में कुछ भी में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया। अब रजिया सुल्तान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे रजिया सुल्तान ये दिल्ली है, यहाँ दिल्ली पर शासन कर रही है। जैसे हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था ना कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर अधिकार कर लिया था, भटिंडा के दुर्ग पर, तो वो दिल्ली सल्तनत में चला गया था। तो ये जो भटिंडा दुर्ग है, इस पर एक गवर्नर, एक सूबेदार शासन कर रहा था, जिसे अल्तूनिया कहते हैं। अल्तूनिया कहा जाता था। ये बहुत शक्तिशाली गवर्नर था। तुर्क अमीरों ने इससे भिड़ाया। तुर्क अमीरों के कहने पर इसने विद्रोह कर दिया। दिल्ली से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने अपनी जो सेना थी, विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने अपनी सेना भटिंडा के दूर अल्तूनिया के विरुद्ध भेजी, किंतु अल्तूनिया ने उन्हें परास्त कर दिया। अब रजिया सुल्तान स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए अल्तूनिया के खिलाफ भटिंडा दुर्ग पर आई, और जैसे ही ये आई तो इसे अल्तूनिया ने कैद कर लिया। अल्तूनिया जो था उसने कैद कर लिया। अब अल्तूनिया ने कैद कर लिया, ठीक। अब जैसे ही अल्तूनिया ने कैद कर लिया किसको? रजिया सुल्तान को। तो यहाँ जो दिल्ली का जो शासक था, पहले रजिया सुल्तान थी, लेकिन जैसे दिल्ली पर रजिया सुल्तान को अल्तूनिया ने कैद कर लिया, वहीं मुइजुद्दीन बहराम शाह जो किसका? रजिया का भाई था, वो गद्दी पर बैठ गया। और इसने क्या किया कि जो एक जमालुद्दीन याकूत था उसकी हत्या कर दी। अब जमालुद्दीन याकूत कौन था? ये गैर तुर्कदार था। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। जमालुद्दीन याकूत की हम आगे चर्चा करेंगे। ये गैर तुर्कदास था जिसे रजिया सुल्तान ने अमीर आकुर का पद दिया था। इसकी आगे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह कौन था? मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया का भाई था, और जैसे ही अल्तूनिया ने रजिया को कैद कर लिया तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और तुर्की अमीरों की मदद से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। रजिया को तो कैद कर लिया। अब रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर ली कि अल्तूनिया मुझसे शादी कर लो। तो रजिया ने बोला अल्तूनिया से कि अल्तूनिया मुझसे शादी कर लो। तो अल्तूनिया फिदा हो गया और उसने रजिया से शादी कर ली। अब जैसे इसने रजिया से शादी कर ली तो रजिया ने बोला कि दिल्ली तो हमारी थी,
दिल्ली हमारी थी पर दिल वाले ले गए। जब दिल्ली हमारी थी तो इसने अल्तुनिया और रजिया ने दोनों ने मिलकर दिल्ली पर पुनः हमला बोल दिया। दिल्ली पर पुनः हमला बोल दिया। तो जैसे ही इन्होंने हमला बोला, मुइजुद्दीन था, उसकी सेना ने रजिया और अल्तुनिया को परास्त कर दिया और हरा दिया। और मुइजुद्दीन बैराम शाह और अल्तुनिया और रजिया कहां से, युद्ध से जब वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के निकट मुइजुद्दीन बैराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया की 1240 AD में हत्या करवा दी। तो हरियाणा के निकट जब ये लौट रहे थे युद्ध से, तो इसने हरियाणा के निकट रजिया की 1240 में हत्या करवा दी। 1240 AD में रजिया की मृत्यु हो गई। अब दिल्ली का शासक कौन हो गया? मुइजुद्दीन बैराम शाह। तो रजिया के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मुइजुद्दीन बैराम शाह के लिए। तो इसके पहले हम रजिया के पतन के कारण पढ़ लेते हैं, जो MPPSC में 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़ने वाले हैं रजिया के पतन के कारण। यदि आपको रजिया सुल्तान समझ में आ गया हो तो ठीक है। देखिए, रजिया दिल्ली की शासका थी। ये आसपास भटिंडा एक दुर्ग है। भटिंडा दुर्ग का शासक कौन है? अल्तुनिया है। अब जैसे ही जो अल्तुनिया है उसने तुर्की अमीरों के बहकावे में आकर तुर्की अमीरों के कहने पर दिल्ली से विद्रोह कर दिया। और जैसे ही उसने विद्रोह किया तो रजिया ने क्या किया? रजिया ने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी, किंतु उसकी जो सेना थी वो परास्त हो गई। अब इससे नजरे में अब रजिया ने सोचा कि मैं स्त्री हूं और विद्रोह को दबा नहीं सकती, इसलिए उसने अल्तुनिया पर दोबारा हमला कर दिया। अब जैसे ही उसने अल्तुनिया पर हमला किया, अल्तुनिया ने उसे भटिंडा के दुर्ग पर बंदी बना लिया। अब जैसे ही उसने बंदी बनाया तो जो तुर्क अमीर थे जमालुद्दीन याकूत को की हत्या कर दी और मुइजुद्दीन बैराम शाह को वहां का नया शासक बना दिया। किंतु जैसे ही रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद कर लिया, अल्तुनिया ने फिर रजिया से शादी कर ली और दोनों ने मिलकर पुनः दिल्ली पर हमला बोल दिया। और जैसे ही इन दोनों ने हमला बोला, मुइजुद्दीन की जो सेना थी उसने रजिया और अल्तुनिया को परास्त कर दिया। अल्तुनिया और रजिया जब युद्ध से वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के निकट रजिया और अल्तुनिया की 1240 में हत्या करवा दी मुइजुद्दीन बैराम शाह। इस प्रकार रजिया सुल्तान स्वर्ग सिधार गई। तो रजिया के पतन के बहुत से कारण थे। जैसे उसने क्या किया, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिया ने कई इक्ताओं में परिवर्तन कर दिए। रजिया ने कई इक्ताओं में परिवर्तन किए जिससे जो तुर्क अमीर थे वो नाराज हो गए और यह रजिया के पतन का कारण बना। ये इक्ताओं की बात की जाए तो जैसे इक्ताएं थे, जो भूमि थी, जो जैसे बड़े तुर्क अमीरों को बड़ी भूमि दी जाती थी, सिपाहियों को छोटी भूमि दी जाती थी। इक्ताएं हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। मतलब जब हम इक्तेदारी वगैरह पढ़ेंगे तब हम इनको इक्ताओं को कवर करेंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसी को इक्ता कहते हैं। तो रजिया ने कई इक्ताओं में परिवर्तन किए जिससे तुर्की अमीर नाराज हो गए और रजिया के पतन का यह मुख्य कारण बना। और जो तुर्की अमीर ने गैर तुर्कदार जमालुद्दीन याकूत को अमीर आकुर का पद दिया। ये जमालुद्दीन याकूत जो था ये गैर तुर्कदार था और ऐसा माना जाता है कि जो जमालुद्दीन याकूत था उसी के साथ रजिया के प्रेम संबंध थे। ऐसा कहा जाता है कि जो जमालुद्दीन याकूत है उसी के साथ रजिया के प्रेम संबंध थे, जो रजिया के पतन का कारण बना और अमीर आकुर का पद दिया। अमीर आकुर का मतलब होता है घोड़ों की देखभाल करना, घोड़ों का मंत्री, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने पहला पद दिया था, अमीर आकुर का पद दिया था। यही रजिया के पतन के कारण बने। रजिया ने कई इक्ताओं में परिवर्तन किया। रजिया ने गैर तुर्कदार जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत का पद दिया और इसका जो प्रेम संबंध था यही रजिया के पतन का कारण बने। तो आप समझ सकते हैं कि रजिया के पतन के क्या क्या कारण थे। अब रजिया जो थी है कि अगर हम रजिया की मूल्यांकन करें तो रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। अगर रजिया के हम मूल्यांकन की बात करें तो रजिया ने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। वह योग्य, सफल एवं कुशल राजनीतिक योग्य शासिका थी। और जो उसने फिरोज
जो रुकनुद्दीन फिरोज के समय बिगड़ी हुई स्थिति को संभाला और प्रशासन को मजबूती प्रदान की। ठीक है, यह स्त्री होकर भी स्त्री की किसी भी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। अगर अगर कहा जाए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मिन्हाज लिखता है कि अगर अगर रजिया जो थी वो क्या ना होती, अगर स्त्री ना होती तो उसका जो नाम है वो महान शासकों में लिखा जाता और वह महान शासक कहलाती, किंतु उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी स्त्री होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब हमारा यहाँ से रजिया पतन होता है और रजिया का समाप्त होता है। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था, जो अभी हमने रजिया की हत्या करवाकर बना था। अब 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। मुइजुद्दीन बहराम शाह ये 1240 से 42 तक रहा। अब इसने पहला इसका देखो, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1240 एडी में, और जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका जो भाई था मुइजुद्दीन बहराम शाह वह दिल्ली की सल्तनत गद्दी पर बैठा। इसकी अगर बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसने इसका याद रखिएगा कि इसने रजिया की हत्या करवाई, रजिया की हत्या करवाई, रजिया की हत्या की लिख लीजिए। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी के समय नायब का पद बना, इसी के समय नायब का पद बना। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय नायब का पद बना। तो नायब का जो पद है वो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय बना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नायब का मतलब क्या होता है, तो जो नायब का अर्थ होता है उसे यदि समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर कौन बैठा है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, किंतु जो उसकी पावर है, जो उसकी शक्तियां हैं वो किस पर आधारित हो जाए, जो तुर्क अमीर होते हैं उन्हें वास्तविक शक्ति प्रदान हो जाए। मतलब इसे नायब के पद से होता है कि जो सुल्तान हो जाता है, नायब के पद बनने से सुल्तान नाम मात्र का हो जाता है। क्या हो जाता है? नाम मात्र का हो जाता है। और वास्तविक जो शक्ति होती है, जो तुर्क अमीरों पर वास्तविक शक्ति आ जाती है, मतलब नायब के जो पद होता है उस पर वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति। जैसे जितने भी सुल्तान के वास्तविक जो जितने भी सुल्तान के अधिकार हैं वो किसके पास आ जाए, नायब के जो पद पर बैठेगा उसके पास आ जाए, और सुल्तान केवल नाम मात्र कुर्सी पर बैठे रहेगा। बाकी जितने भी डिसीजन है, जितने भी न्याय है वो कौन ले, नायब के जो पद पर बैठा है वो ले। तो अब ये बताइए अच्छा पद है या बुरा पद है? जो नायब के पद पर बैठेगा वो सुल्तान कहलाएगा, और जो सुल्तान के पद पर बैठेगा वो नाम मात्र का सुल्तान कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नायब का पद क्या है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नायब के पद कब बना, मुइजुद्दीन बहराम शाह के बना, और प्रथम नायब कौन था, प्रथम नायब कौन था, इसको हम बनाते हैं एक्तगीन था। कौन था? एक्तगीन। तो नायब, जैसे ही नायब का पद आपको समझ में आया कि जो नायब के अधिकार थे क्या थे, तो जो नायब प्रथम नायब कौन था, तो प्रथम नायब के पद पर बैठा मलिक इख्तियारुद्दीन एक्तगीन। मतलब कि मुइजुद्दीन बहराम शाह नाम मात्र का शासक हो गया, नाम मात्र का सुल्तान हो गया, और जो वास्तविक सुल्तान था, वास्तविक शक्तियां थी वो किसके पास थी? मलिक इख्तियारुद्दीन एक्तगीन के पास थी। यह उस समय का शासक था। क्या था? यह उस समय का सुल्तान था। आपको ये समझ में आया मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं, इसके जो आगे अलाउद्दीन मसूल शाह, अलाउद्दीन मसूल शाह के बारे में। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूल शाह गद्दी पर बैठता है, जो 1242 से 1244 तक शासन करता है। इसके समय जो बलवान था उसने मंगोलों को पराजित किया था, और बहुत आक्रमण, मतलब बहुत बार पराजित किया था मंगोलों को। इसके कारण जो बलवान की जो शक्तियां थी वो बढ़ गई थी। इसीलिए इसमें हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि इसके काल में बलवान की जो शक्तियां थी वो बढ़ी। अब इसके आगे जो बढ़ता है, इसके आगे अब आता है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन, सॉरी, जैसे अलाउद्दीन मसूल शाह, इसने 42 से 46 तक शासन किया था, सॉरी 46 तक, और जो नासिरुद्दीन महमूद था वो 46 से 66 तक शासन किया था। तो अलाउद्दीन मसूल शाह किसके समय बलबन की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना।
तो ये अगर हम बात करें तो यह इल्तुतमिश का पौत्र था। यह कौन था? तो यह इल्तुतमिश का नाती था, पौत्र था यह इल्तुत नासिरुद्दीन महमूद यह इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने यह मतलब इसके समय बलबन नाइब के पद पर था। और अगला पॉइंट देखिए तो यह बलबन का दामाद था। तो नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक शासन किया। यह इल्तुतमिश का पौत्र था, इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके समय बलबन नायब के पद पर था और यह बलबन का दामाद था, यह बलबन का दामाद था। तो नासिरुद्दीन महमूद ये 3 नंबर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में 3 मार्कर आ सकता है। और अगर ये बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। एमपीपीएससी, रेलवे, बैंक किसी भी एग्जाम में किसके समय बलबन नायब के पद पर था? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब बलबन जो था नायब के पद पर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बलबन का दामाद था क्योंकि बलबन ने इससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया था, इसलिए बलबन का दामाद बन गया। इसी के समय मिनहाज उल सिराज एक इतिहासकार है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने पूरे गुलाम वंश का इतिहास लिखा। उनको नासिरुद्दीन महमूद ने संरक्षण प्राप्त किया था। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं उन्हीं को। देखिए जो हमारी ये क्लास चल रही है ये बिल्कुल डिटेलेड बाय है। और आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि आप हिस्ट्री को डिटेलिंग बाय पढ़ना चाहते हैं तो इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक हिस्ट्री है। आपको कई वीडियो भी मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये संपूर्ण है, लेकिन आपको अगर कुछ भी गलती लगती है इसमें तो प्लीज कमेंट करके मेरी गलती को बताइएगा ताकि जो हमारी गलती है उसको हम सुधार सकें। इससे आप लोगों का ही सहयोग है। अब मिनहाज उल जो सिराज है, ये अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये 3 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट है क्योंकि यह मिनहाज उल सिराज आ सकता है। और एमसीक्यूज के लिए इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यह कौन थे? तो मिनहाज उल सिराज एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्हें नासिरुद्दीन महमूद ने, नासिरुद्दीन लिखेंगे आप यदि इस तरह लिखेंगे 3 नंबर में कि इन्हें नासिरुद्दीन महमूद ने और दिल्ली का मुख्य काजी बनाया, और दिल्ली का मुख्य काजी बनाया या काजी नियुक्त किया। तो मिनहाज उल सिराज कौन थे? तो ये इन्हें नासिरुद्दीन ने संरक्षण प्राप्त किया, नासिरुद्दीन महमूद ने संरक्षण दिया और दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आप यहाँ लिख सकते हैं तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी नामक किताब लिखी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी किसकी किताब है? तो तबकात ए नासरी किसकी किताब है? मिनहाज उल सिराज की। तो मिनहाज उल सिराज को किस शासक ने संरक्षण दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने संरक्षण दिया था और इन्हें दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था। अगर हम बात करें जिस पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण, तो इस किताब में क्या है? तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी के आक्रमण और गुलाम वंश का इतिहास है, और गुलाम वंश का इतिहास। तो मोहम्मद गौरी जो अभी आप गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये तबकात ए नासरी नामक पुस्तक से ही पढ़ रहे हैं। जो तबकात ए नासरी नामक जो पुस्तक पर लिखा है उसी से आप ये इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर गुलाम वंश के इतिहास तक तबकात ए नासरी पुस्तक में वर्णन किया गया है। यदि 3 नंबर में आता है मिनहाज उल सिराज कौन थे या मिनहाज उल सिराज के बारे में आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि इन्हें नासिरुद्दीन महमूद ने संरक्षण दिया था और इन्हें दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया। इनकी पुस्तक का नाम तबकात ए नासरी है और जो मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के शासन का पूरा इतिहास बयां करती है। अब हम बात करने वाले हैं बलबन के बारे में, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि अब एंट्री होने वाली है बलबन, जो दिल्ली सल्तनत का, जो हम कह सकते हैं गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। पहले इसमें केवल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शक्तिशाली शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक
और इल्तुतमिश और रजिया। रजिया के बाद हम पढ़ते हैं सीधे बलबन को। ये बलबन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन किसके बाद आता है? नासिरुद्दीन महमूद के बाद आता है वो गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया। जो इसका मूल नाम था बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। और यह, अगर इसकी बात करें तो यह कौन था? तो यह इल्तुतमिश का गुलाम था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इल्तुतमिश, देखो बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका जो मूल नाम है गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन है और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। यह 40 सदस्यों का यह तथा 40 गुलामों का सदस्य तुर्कान-ए-चहलगामी जो इल्तुतमिश के समय बना था, 40 गुलामों का सदस्य था। ये बहुत भी पावरफुल था, तुर्कान-ए-चहलगामी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। उसी तुर्कान-ए-चहलगामी का गयासुद्दीन बलबन जो था वो सदस्य था। यह 40 गुलामों का सदस्य था और इसने 40 गुलामों को जो सदस्य था उसे समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो प्रथम सुल्तान था जिसने राज्यत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसने राज्यत्व के तो देखिए दोस्तों, जो गयासुद्दीन बलबन था वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्यत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसे आप जानते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय नायब का पद बना। जैसे ही नायब का पद बना, उससे सुल्तान की जो गरिमा थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो समाप्त हो गई और सुल्तान केवल नाम मात्र का सुल्तान बनकर रह गया और जो नायब के पद पर बैठता था वो वास्तविक शासक कहलाने लगा। अब जिससे सुल्तान की जो गरिमा थी, प्रतिष्ठा थी, जो बहुत खराब हो गई, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, इसका कोई सम्मान नहीं करता था। तो सुल्तान के पद की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने राज्यत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे उसने बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी एक कानून निकाले, जिससे सुल्तान का जो पद था, गरिमा थी, वो पुनः स्थापित हो सके। तो हम पढ़ लेते हैं बलबन के क्या था राज्यत्व सिद्धांत। तो जो बलबन के राज्यत्व सिद्धांत थे, तो उसने क्या किया कि पहले तो उसने 40 गुलामों को जो सदस्य था तुर्कान-ए-चहलगामी, जो हम कह सकते हैं नाइब, उसने नायब के पद को समाप्त कर दिया। तुर्कान-ए-चहलगामी जो 40 गुलामों का सदस्य था उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि जो हमने दूसरों के साथ किया वो दूसरे हमारे साथ किए। तो इसने क्या किया? तुर्कान-ए-चहलगामी 40 गुलामों को जो सदस्य था उसे समाप्त कर दिया। इसने नायब के जो पद था उसे समाप्त कर दिया। इसने अपने दुश्मनों के प्रति लव रक्त की नीति अपनाई। देखिए, इसने अपने दुश्मनों के प्रति लव रक्त की नीति अपनाई। इसने लव रक्त की नीति अपनाई। यदि आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो कृपया हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है एक ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप ज्वाइन होकर मुझे ग्रुप ले सकते हैं, मतलब पीडीएफ ले सकते हैं। यदि आप ईमेल आईडी पर संपर्क करेंगे, यदि आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको मेरा नंबर चाहिए तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। आप इसको तब तक देखिएगा। अगर कुछ समस्या हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मेरे जो कांटेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर संपर्क करके मुझसे जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आपके लिए सदा हमारे द्वार खुले रहेंगे। आप पढ़िए अब इसने बलबन के बारे में। तो बलबन जो था वो लव रक्त की नीति अपनाई, अपने दुश्मनों के प्रति इसने लव रक्त की नीति अपनाई। इसने कहा कि यदि मेरे साथ कोई गद्दारी करता है तो मैं उसे मारूंगा ही, किंतु उसके परिवार में भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। मतलब जैसे मिलन करते हैं ना,
वैसे ही बहुत खतरनाक टाइप का तो बलबन था। तो बलबन ने कहा कि यदि कोई भी शासक, कोई भी तो जो अमीर है वो मेरे साथ गद्दारी करते हैं, मतलब मुझे धोखा देते हैं, तो मैं उन्हें तो मारूंगा, अगर पता चल गया उन्हें तो मारूंगा, लेकिन साथ में उनके जो परिवार है, उनके परिवार में भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए कहते हैं इसको लव रक्त की नीति, लव रक्त की नीति अपनाई किसने, बलबन ने अपने दुश्मनों के प्रति। इसने अब इसने तुर्की अमीरों पर नियंत्रण करने के लिए सिजदा, पूरा लेट कर, ठीक है, और पैरीस और सिजदा मतलब पैर, देखो सिजदा मतलब होता है लेट कर साष्टांग प्रणाम करना, और पैरीस होता है चूमना, पैर को चूमना। तो इसने क्या किया कि पूरा लेट कर, जो साष्टांग प्रणाम होता है ना, पूरे धरती पर लेट कर और पैर को चूमना, मतलब ये प्रथा अपनाई कि अगर पहले जो इस तरह सलाम ठोका करते थे, तो उसने बोला कि नहीं, आज से अब मेरे दरबार में जो भी तुर्क अमीर आएगा, मतलब जो भी आएगा वो पूरा सिजदा लेटेगा और मेरे पैर को चूमेगा, तभी वो उसका कबूल होगा। ये था उसका पैवीस और सिजदा। इसीलिए इसने सिजदा और पैवीस प्रथा चालू की तुर्क अमीरों पर नियंत्रण करने के लिए। मेरे जो नोट्स हैं वो हैंड रिटेन है और पीडीएफ भी है। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, चलिए टॉपिक की तरफ। तो इसने लव रक्त की नीति अपनाई और यह सिजदा और पैवीस प्रथा चालू करवाई। प्रथा क्या, प्रथा, ठीक, मतलब गयासुद्दीन बलबन इसने रोने धोने, मतलब जो दरबार था उस पर रोने पर प्रतिबंध लगा दिया कि मेरे दरबार पे कोई नहीं रोएगा। इसे सुल्तान मुझे माफ कर दीजिए, मालिक मुझे माफ कर दीजिए नहीं कहा करते जैसे, तो उसने परिवार वालों को रोने धोने से मना कर दिया और हंसी का मना कर दिया, मतलब ना हंसेगा कोई ना रोएगा मेरे दरबार में, ना हंसेगा ना कोई रोएगा। इसने बड़ा कड़ा प्रतिबंध, बड़ा कानून इसलिए चालू करवाया। यदि आप बलबन के बारे में बात करें तो बलबन बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बलबन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बलबन का राजत्व का दैवी सिद्धांत। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके 5 नंबर लायक है, और यदि आप नहीं करते हैं, आपको एमसीक्यूज बस रेलवे और एसएससी के एमसीक्यूज देना है, तो आपके लिए केवल है राजत्व सिद्धांत के। इसने लव रक्त की नीति अपनाई। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान राजत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जितने हमने पढ़ाया सिर्फ उतने उसके आप पढ़ लीजिएगा, बलबन से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस यदि आपको ये वीडियो, ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि गयासुद्दीन बलबन के बाद आते हैं खुसरो आते हैं, क्यूमर्स आते हैं, और बहुत 3 राजा और होते हैं, जिसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम खत्म हो जाता है। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। किले खरी कै खुसरो था, उसने किले खरी को अपनी राजधानी बनाया, और कै खुसरो, ठीक है, उसने अपने किले खरी को अपनी राजधानी बनाया। तो बस इतने से हमारा दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश कंप्लीट होता है। यदि आपको गुलाम वंश से कुछ भी टॉपिक से मतलब कुछ, यदि आपको गुलाम वंश से कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका जो कमेंट हो उसको जरूर देखूंगा और मतलब आपकी समस्या का सुझाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के साथ। जय हिंद, जय भारत।